हेलो फ्रेंड्स, 11th क्लास लेक्चर नंबर 2 आप सभी का स्वागत है। तो हमने पढ़ा था लिविंग थिंग के बारे में, लिविंग क्या होता है, और बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता क्या होती है। तो आइए देखते हैं जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता जो है यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जिसको कहते हैं जीवों में विविधता भी कहते हैं। तो जीवों का मतलब यहाँ से लिविंग से है, तो लिविंग में प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया सभी आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है जैव विविधता की डेफिनेशन। सभी जीवों में आकार, आकृति, आवास और स्वभाव में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं वो होती है जैव विविधता। यानी कि सभी जीव होंगे, कुछ जीव छोटे होंगे, कुछ जीव बड़े होंगे, कुछ जीव एक कोशिकीय होंगे, कुछ बहुकोशिकीय होंगे, कोई एक समान उत्तक से मिलकर बने होंगे, कई सारे जटिल उत्तकों से मिलकर बने हुए होंगे। किसी की आकृति किसी की सूक्ष्मदर्शी से देखने लायक होगी, किसी को आप नॉर्मल आई से देख सकते होंगे। आवास, कोई खुले मैदान में रहता है, कोई वृक्ष के नीचे रहता है, कोई वृक्ष पे रहता है, तो इस तरह से आवास में। स्वभाव में कि क्या वो खाते हैं, कैसे वो गमन करते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे वो एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये सब उनके स्वभाव में। इस तरह से जितने भी जीव हैं सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। तो इस तरह से जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं सभी जीवों में वो कहलाती है जैव विविधता। तो ये हुई बात जैव विविधता की। फिर अब हम बात करते हैं कि 100% में से कितने परसेंट विविधताएं प्लांट्स की हैं और कितने परसेंट विविधताएं एनिमल्स की हैं। तो 100% की अगर हम बात करें तो 100% में जो 70% है वो विविधता देखी जाती है एनिमल्स में। यानी कि 70% जो एनिमल है, अभी तक का ज्ञात जितनी भी रिसर्चें हुई हैं उसमें अभी तक ये ज्ञात किया गया है कि 70% जो एनिमल हैं वो बायोडाइवर्सिटी की कैटेगरी में। यानी कि बायोडाइवर्सिटी अगर जीवों में, एनिमल्स में देखी जाए तो वो 70% है। और फिर बात अगर की जाए प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो है वो है 22%। जो बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स में देखी जाती है वो ओनली 22% है। यानी कि 70% इन एनिमल्स एंड 22% इज प्लांट। और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंट है वो चला जाता है अदर्स में। अदर्स का मतलब है इंसेक्ट में, वायरस में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ, फंजाई और हायर प्लांट्स में। तो इस तरह से ये हमारी जो परसेंटेज है वो बायोडाइवर्सिटी की है, जो कि अभी तक का रिसर्च की गई है। यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखी गई है जो कि अभी तक प्लांट की खोजी जा चुकी है, एनिमल्स की खोजी जा चुकी है। तो बायोडाइवर्सिटी के अनुसार जितनी भी विभिन्नताएं देखी गई हैं वो उनका चार्ट ये उस तरह से है। कुछ प्लांट्स में 12 लाख बायोडाइवर्सिटी देखी गई, यानी कि जो जैव विविधता है प्लांट्स में वो 12 लाख देखी गई है। एनिमल्स में 5 लाख देखी गई है। इंसेक्ट्स में 1,25,000 देखी गई है। और वायरसेस में 15,000 देखी गई है। बैक्टीरिया में 4,000, प्रोटोजोआ में 40,000, फंजाई में 72,000 है। हायर प्लांट्स यानी कि जो पौधे हम नॉर्मल आंख से देखते हैं, जैसे कि आम, बरगद, पीपल, नीम, इन सब ये सब जो पौधे हैं ये सब हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हें हायर प्लांट्स कहते हैं, उच्च पादप कहते हैं। तो उच्च पादपों में जो जैव विविधताएं देखी गई हैं वो क्या देखी गई हैं? 2,70,000 देखी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो जैव विविधता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैव विविधता की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हमने देखी है उनकी स्टडी में हमें क्या मिले, इजी मिले, हमें उनकी स्टडी में जो है वो सहायता मिले। इसलिए हमने बायोडाइवर्सिटी की जो हमें आवश्यकता पड़ी, जो नीड पड़ी, वो इसलिए पड़ी। फिर जो रिलेशन है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवों की जो उत्पत्ति है उनके बीच का जो ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति है वो और पर्यावरण के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उनके बीच का संबंध हमें ज्ञात हो सके। फिर लिविंग किंगडम की स्थिति, यानी कि सजीव जगत जो है उसकी स्थिति के बारे में पता चल सके कि सजीव जगत में कितने इंसेक्ट हैं, कितने प्रोटोजोआ हैं, कितने फंजाई और कितने एल्गी हैं, इसकी विविधता हमें पता चल सके। और फिर हमें इवोल्यूशन यानी कि विकास का जो क्रम है और क्या प्रमाण है उसका, क्या प्रमाण का मतलब ये कि उसका कंक्लूजन क्या है, कौन सा इवोल्यूशन मतलब यानी कि उत्पत्ति या विकास के आधार पर देखा जाए तो क्या उनका क्रम है, किस तरह से इवोल्यूशन इनमें हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कपी से इंसान बना, तो ये इवोल्यूशन का क्रम ही है, विकास का क्रम ही है जो हमने देखने को मिला। और प्रमाण ये है कि कपी से इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस हमें प्राप्त हुआ। तो ये एक प्रमाण है, तो ये हमें इसमें सहायता मिली। तो इस प्रकार से हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में
और रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों की जो उत्पत्ति है उसका जो पर्यावरण के साथ संबंध है उसमें, और लिविंग किंगडम यानी कि सजीव जगत की जो स्थिति है उसमें, और इवोल्यूशन का जो क्रम है यानी कि विकास का जो क्रम है और उसका जो प्रमाण यानी कि उसका जो कंक्लूजन है, इन सभी चीज़ों में हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि बायोडायवर्सिटी की आवश्यकता पड़ी। अब हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री यानी कि इसका इतिहास क्या है। तो आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की यानी कि इसके इतिहास की। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, एंड बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज बॉटनी एंड सेकंड इज जूलॉजी। मतलब पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी के जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं, और जूलॉजी इज आल्सो एरिस्टोटल। बॉटनी में वी स्टडी अबाउट इन बॉटनी प्लांट्स एंड वी स्टडी अबाउट इन zoology animals. Plant is divided into three parts: herb, shrub and tree. herb यानी कि शाक, shrub यानी कि झाड़ी, और ट्री यानी कि वृक्ष। जो प्लांट है हमारे वो तीन पार्ट में डिवाइड है, हर्ब, श्रब और ट्री में। तो हर्ब जो होती है, शाक जो होती है, जितने भी साग हैं यानी कि पालक, बथुआ जो भी हैं, इस तरह के जो साग हैं यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि आपके हेड के बराबर जितने भी प्लांट हैं यानी कि 1.5 से 2 मीटर तक के जितने भी प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, जो भी पौधे आप देखेंगे, छोटे पौधे जितने भी आप देखेंगे, वो कहलाएंगे हमारे हर्ब यानी कि शाक। यानी कि जितने भी साग हैं आप उन्हें साग कह सकते हैं। फिर श्रब की बात आती है, तो श्रब उसकी हिंदी होती है झाड़ी। गुलाब, गुड़हल, कनेर, ये सब भी जितने पौधे हैं यानी कि शाक से बड़े और वृक्ष से छोटे जितने भी पौधे आएंगे वो सारे आएंगे श्रब की कैटेगरी में। और ट्री जो सबसे बड़े प्लांट यानी कि हायर प्लांट जो एंजियोस्पर्म जिनको आप बोल रहे हैं वो है ट्री, और इनको हम बोलेंगे वृक्ष। तो ये बात थी प्लांट के बारे में जो कि थियोफ्रास्टस ने दी थी, किसमें 370 से 285 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में। अपनी बुक में इसका वर्णन किया है इन्होंने, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरा। एक बुक है थियोफ्रास्टस की जिसमें इन्होंने प्लांट के जितने भी पार्ट हैं यानी कि हर्ब, श्रब, ट्री, इनके बारे में अच्छे से बताया है। फिर अब हम बात करते हैं स्पीसीज की यानी कि जातियों की। तो जातियां क्या होती हैं? जॉन रे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार स्पीसीज शब्द का वर्णन किया था। जॉन रे फर्स्ट टाइम यूज्ड स्पीसीज यानी कि जाति शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉन रे ने। फिर अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। तो क्या होता है वर्गीकरण विज्ञान? आइए देखते हैं। वर्गीकरण विज्ञान के जो पिता है वो है कैरोलस लीनियस, यानी कि कैरोलस लीनियस ने ही वर्गीकरण विज्ञान को दिया है। और वर्गीकरण विज्ञान को कैरोलस लीनियस ने किस सिस्टेमा नेचुरी नामक एक बुक है उसमें इन्होंने उसे डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं क्या है टेक्सोनॉमी और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या होता है टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? तो टेक्सोनॉमी की हिंदी होती है वर्गीकरण विज्ञान, जिसको सबसे पहले दिया था एपीजे कंडोले, यानी कि ये टर्म जो दिया गया था इट इज द फर्स्ट टर्म गिवन बाय एपीजे कंडोले। जो फर्स्ट टर्म यानी कि सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी का फर्स्ट टर्म जो ये नाम दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? एपीडी कंडोले के द्वारा दिया गया था। फिर अगर मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट की बात करें यानी कि जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट है यानी टेक्सोनॉमी के जो मॉडर्न फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तो उनका नाम हम बोलेंगे थियोफ्रास्टस। और अगर हम वही बात करें ओल्डर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो उनका नाम होगा कैरोलस लीनियस, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो बोला जाता है लेकिन ओल्डर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। लेकिन थियोफ्रास्टस जो कि प्लांट के फादर यानी कि बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं, उनको मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। फिर अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन की यानी कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। सो लेट अस सी द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच इंक्लूड नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। यानी कि
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नेमिंग यानी कि नामकरण, आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, एंड क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाम, आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण किया जाता है या वर्गीकरण प्राप्त होता है, वो हमें टेक्सोनॉमी कहलाता है या वो टेक्सोनॉमी कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। जैसे कि टेक्सोनॉमी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट है टैक्सिस और दूसरा है नॉर्मस। तो जो टैक्सिस है शब्द, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि क्रम, जो क्रम है वो होता है उसका मतलब टैक्सिस का। और नॉर्मस जो दूसरा शब्द है उसका मतलब होता है बाह्य रूल यानी कि एक नियम के द्वारा, एक नियम के द्वारा जो क्रमबद्धता है वो क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी कहलाती है। फिर अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी के पार्ट कितने होते हैं। तो टेक्सोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं, और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज नेमिंग यानी कि नामकरण, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान, एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो ये 3 पार्ट होते हैं वर्गीकरण विज्ञान के, और जिसके जो वर्गीकरण विज्ञान है यानी कि अगर किसी भी चीज का वर्गीकरण, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन हमें करना है तो हमें वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत करना होगा। और वर्गीकरण विज्ञान की परिभाषा ही यही है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नामकरण, पहचान और वर्गीकरण करते हैं वो टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। मॉडर्न जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं वो है थियोफ्रास्टस, ओल्डर टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो है कैरोलस लीनियस, एंड फर्स्ट टर्म गिवन मतलब कि जो टेक्सोनॉमी का सबसे पहला टर्म दिया था यानी कि जो टेक्सोनॉमी शब्द जिन्होंने दिया था उनका नाम है एपीडी कंडोले। एंड टेक्सोनॉमी इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज टैक्सिस एंड सेकंड इज नॉर्मस। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नॉर्मस मीन्स बाय रूल यानी कि किसी रूल के द्वारा जो क्रमबद्धता है उसे ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एंड टेक्सोनॉमी जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, यानी कि किसी भी चीज का नामकरण करना, किसी भी चीज की पहचान करना और किसी भी चीज का वर्गीकरण करना, यही कहलाता है हमारा वर्गीकरण विज्ञान। अब हम देखते हैं वर्गीकरण विज्ञान हो गया, वर्गीकरण की आवश्यक जैव विविधता हो गया, जैव विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर अब हम इसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन की, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर जो जीवों को डोमेन के अनुसार बांटा गया है तो वो क्या है। और सबसे पहले जानते हैं कि ये डोमेन क्या होता है। तो आइए देखते हैं डोमेन क्या होता है और डोमेन के आधार पर कितने वर्गों में पूरे जीव जगत को बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म डोमेन की, यानी कि जो जीवों में, जीवन में जितने भी डोमेन है, कितने प्रकार के डोमेन हैं उनको देखते हैं। तो डोमेन सुनकर शायद आप पक गए होंगे, तो हम बता देते हैं कि डोमेन होता क्या है। डोमेन जो है ये सबसे बड़ा टैक्सॉन होता है, यानी कि सबसे बड़ा टैक्सा होता है किसी भी जगत का। यानी कि किसी भी जगत की अगर आप बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, चाहे एनिमल किंगडम की बात करें, यानी कि जंतु जगत की बात करें, चाहे आप पादप जगत की बात करें, तो किसी भी अगर आप जगत की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो टैक्सा होगा, यानी कि सबसे बड़ा जो टैक्सॉन होगा वो बोला जाएगा डोमेन। अब बात ये फंस रही होगी कि टैक्सा क्या होता है। तो ये जो टैक्सॉन होता है, ये टैक्सॉन प्लूरल शब्द है और जो टैक्सा है वो सिंगुलर शब्द है, यानी कि सिंगुलर में कहेंगे हम इसको टैक्सॉन, और अगर बहुत सारे टैक्सा की बात आ जाती है तो वो हो जाता है टैक्सॉन। तो टैक्सा जो होता है वो होता है, ये एक लेवल होता है, ये एक स्तर होता है, इन विच वी एक्सपोज ऑल क्लासेस, जिसमें हम सारे क्लासेस को एक्सपोज कर सकते हैं। ये वो बहुत टफ डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल से आप सीधे समझिए। जैसे कि अगर आपने बात की बरगद की, पीपल की, आम की, अंगूर की, सेब की, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे प्लांट हैं। तो ये किस चीज को शो कर रहे हैं? प्लांट को शो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा टैक्सा जो हुआ वो क्या हुआ? प्लांट हुआ, क्योंकि ये जितने भी क्लासेस हैं, जिस क्लास में भी आ रहा है, जो भी प्लांट किसी भी क्लास में आ रहा होगा, लेकिन जो उनका किंगडम है, जो उनका टैक्सा है वो क्या है? वो एक है, सेम है, वो सारे क्या है? प्लांट है। तो ये हो गया उनका टैक्सा। फिर एनिमल्स में अगर हमने एनिमल्स की बात की कि बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, शेर है, बकरी है, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब ये क्या है? ये सारे हैं जानवर, एनिमल हैं। लेकिन एनिमल जो हमने बात की, ये सारे सबके नाम भले अलग अलग हैं,
लेकिन ये है क्या, ये सारे हैं एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स हुआ, ये एक लेवल, एक स्तर हुआ जिसमें हम सारे वर्गों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, सारे वर्गों को हम बता रहे हैं। सो इट इज टैक्सॉन। फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो सारे, उनके नाम भले भले अलग हो, कोकाई हो, बैसिलस हो, रॉड शेप्ड हो, या कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सबका नाम भी लेते हैं तो क्या वो है तो सारे बैक्टीरिया ही, लेकिन वो बैक्टीरिया को शो कर रहा है। तो बैक्टीरिया क्या हुआ हमारा, टैक्सॉन। ऐसे ही वायरस की हम बात कर लें, विब्रियो कॉलेरा की बात कर लें, HIV की बात कर लें, या किसी भी वायरस की हम बात कर लें, कोरोना की बात कर लें, तो किसी भी अगर हम वायरस की बात करते हैं, नाम उनके भले अलग है, लेकिन वो सिर्फ मेन स्पीसीज, उनकी जो मेन जिससे रिलेशन है उनका, वो किससे है, वायरस से। और वायरस क्या है, एक टैक्सा है। तो टैक्सा समझ में आ गया, टैक्सॉन समझ में आ गया, और डोमेन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लाइफ के जो 3 डोमेन हैं जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उनके बारे में समझते हैं। जो लाइफ की जो 3 डोमेन है, वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं, वो तीनों डोमेन है। फर्स्ट है डोमेन आर्किया, जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा है डोमेन यू बैक्टीरिया, जिसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तीसरा है डोमेन यूकैरिया, जिसको यूकैरियोटा भी कहते हैं। लेकिन ये जो डोमेन है, ये क्या है, ये डोमेन जो है, ये हमारे आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर, इनको किसने वर्गीकृत किया है, आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज ने 1990 में, कार्ल वूज ने 1990 में जो हमारे जेनेटिक लक्षण है, यानी कि आनुवांशिक लक्षण है, उनके आधार पर जितनी भी जीवों की उत्पत्ति हुई है, जितने भी जीव ओरिजिन हुई है जिनकी, उनके आधार पर इन तीनों डोमेन को बांटा था। और वो तीनों डोमेन कौन कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। तो आइए अब तीनों डोमेन को विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या होता है डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरियोटा और या डोमेन बैक्टीरिया। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले डोमेन की, जिसका नाम है डोमेन आर्की या आर्की बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी ये सबसे ओल्डर, सबसे पुराने होंगे, सबसे पुराने जीव हैं। तो पुराने प्रोकैरियोटिक का मतलब आप लोग समझते होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ये है कि जो सबसे पुराने जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक में सबसे बड़ा और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता, यानी कि वो उनमें न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम वही बात यूकैरियोटिक की करें तो उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और बाकी अगर न्यूक्लियस यानी कि दिखाई दे रहा है तो बाकी जो सेल्स हैं वो भी अच्छे से क्लियरली दिखाई देंगी। तो जो हमारे सबसे पुराने जो जीव है, सबसे पुराना जो डोमेन है, जो पुराना सबसे बैक्टीरिया है, वो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है। आर्की बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो इसकी कोशिका कला होगी, वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, यानी कि शाखित होगी, और हाइड्रोकार्बन चेन की तरह बनी हुई होगी। हाइड्रोकार्बन चेन यानी हाइड्रोजन और कार्बन चेन से मिलकर बनी हुई होगी और ब्रांच होगी। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोकार्बन चेन से तो मिलकर बनी होगी, ब्रांच होगी, लेकिन इनकी सेल मेम्ब्रेन में पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है वो नहीं पाया जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकॉन नामक जो वसीय पदार्थ है वो नहीं पाया जाएगा। फिर आरएनए जो होगा वो बैक्टीरियल आरएनए, यानी कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्मल जो जीवाणु होता है, उसका आरएनए जो होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड जो बैक्टीरिया का होगा, उसके राइबोन्यूक्लिक एसिड से आर्की बैक्टीरिया का जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा वो डिफर होगा, अलग होगा। और ये किस एटमॉस्फेयर में ग्रो करेंगे, ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर में ग्रो करेंगे, यानी कि इनका जब फेवरेबल एटमॉस्फेयर आएगा तभी ये ग्रो करेंगे, वैसे ग्रो ये नहीं करेंगे। और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इनमें है मैथेनोजीन, हेलोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स। यानी कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो हमारे सबसे पुराने जीव हैं, और पुराने जीव में सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो इनकी ब्रांच होगी, हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बनी हुई होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन नामक सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। और दूसरी बात की आरएनए इज डिफर फ्रॉम बैक्टीरियल आरएनए, दैट मीन बैक्टीरियल का जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उससे आर्की बैक्टीरिया का जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा वो
डिफर होगा। और फेवरेबल एटमॉस्फेयर में ही सिर्फ ये ग्रो कर पाएंगे। और इनके एग्जाम्पल हैं मेथेनोजीन्स, हेलोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स। अब हम अपना सेकेंड डोमेन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड डोमेन। तो अब हम अपने सेकेंड डोमेन यानी यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो डोमेन यू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, तो डोमेन यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें राइबोसोम, ये भी प्रोकैरियोटिक जीव ही होते हैं, और इनका जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। और अगर आपको राइबोसोम 70S और 80S समझना है तो आप 9th क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, व्हाट इज 70S राइबोसोम एंड व्हाट इज 80S राइबोसोम। तो राइबोसोम में जो पाया जाएगा वो 70S पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जो कि फर्स्ट डोमेन में क्लियर नहीं था, यानी कि जो डोमेन हमारा था, फर्स्ट डोमेन था हमारा आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया में हमारा जो था वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया जा रहा था सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन जो हमारा सेकंड डोमेन है यू बैक्टीरिया, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जा रहा है। और सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो ऐड टू ग्लिसरॉल अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, यानी कि इसमें एक अशाखित, यानी कि इसमें शाखाएं नहीं बनी हुई होंगी, अशाखित फैटी एसिड जो चेन होगी वैसी होगी। और किससे ऐड होगी? ग्लिसरॉल से ऐड होगी। उसमें कौन सी उसमें कैसी चेन पाई जा रही थी? उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जा रही थी। उसमें फैटी एसिड की चेन जो पाई जाएगी वो किससे ऐड होगी? वो ग्लिसरॉल से ऐड होगी। और कैसी होगी? अनब्रांच होगी। लेकिन जो उसमें पाई जा रही थी वो कैसी पाई जा रही थी? वो ब्रांच पाई जा रही थी। इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा आपको बता दें, माइकोप्लाज्मा को PPLO ही भी कहते हैं। PPLO का मतलब है पेल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पेल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये जो होते हैं 0.1 mm इनकी जो साइज होती है वो होती है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछी जाए तो वो PPLO है, दैट मीन पेल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, और माइकोप्लाज्मा का साइंटिफिक नेम ये है, लेकिन जीनस और स्पीसीज दोनों आप जान लीजिए। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अभी हम आगे दो नाम पद्धति पढ़ेंगे। द्विनाम पद्धति जो है तो उसमें हम जीनस और स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जीनस और स्पीसीज की यही विशेषता होती है, ये दोनों पहली बात तो अंडरलाइन होते हैं, लेकिन जीनस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल से होता है, और स्पीसीज का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल से होता है, और दोनों अंडरलाइन अलग अलग होते हैं। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए, जो माइकोप्लाज्मा है दिस इज द जीनस एंड गैलीसेप्टिकम इज द स्पीसीज। एंड माइकोप्लाज्मा को PPLO कहते हैं, मतलब जो नॉर्मल नाम है आप वो PPLO है, यानी कि पेल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये होता है 0.1 mm साइज का, और दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो लिविंग में अगर देखा जाए सजीवों में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है PPLO, यानी कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सो अब हम थर्ड डोमेन अपना देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं थर्ड डोमेन। एक बार फिर से यू बैक्टीरिया डोमेन को हम रिवाइज कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया डोमेन जो होगा वो राइबोसोम 70S से मिलकर बना हुआ होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होगी, और सेल मेम्ब्रेन अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन होगी, यानी कि जो चेन होगी इसकी, जो सेल मेम्ब्रेन जो बनी होगी वो वसीय अम्ल से बनी हुई एक चेन होगी जो कि अनब्रांच्ड होगी, जिसमें ब्रांच नहीं पाई जाएगी। और किससे ऐड होगी? ऐड टू ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरॉल से ऐड होगी। और एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा का जो कॉमन नेम है वो PPLO है, दैट मीन पेल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड इट्स साइज इज 0.1 mm। एंड माइकोप्लाज्मा full name is Mycoplasma gallysepticum. Mycoplasma is the species, sorry, Mycoplasma is the genus and Gallysepticum is the species. So let us see our third domain and last domain. So let us see our third and last domain, which name is Eukarya or Eukaryota. The domain Eukaryota is made up of eukaryotic, that means इसके नाम से ही क्लियर है, यूकैरिया मतलब यूकैरियोटिक, यानी कि कैरियन जो होगा, न्यूक्लियस जो होगा उसमें ट्रू पाया जाएगा, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। And second is rRNA, that means ribosomal RNA.
राइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट एंड आरएनए साइज इज 80s नॉट 70s। 70s नहीं होगा, 80s होगा। राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा, यूकैरियोटिक होगा यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसको हिंदी में बोला था सुकेंद्रीय। सुकेंद्रीय होगा डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल, दैट मीन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा, उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोस एंड हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी, यानी कि सेल वॉल जो होगी वो प्रेजेंट होगी। कोशिका कला जो है वो हमारी प्रेजेंट होगी। और कोशिका कला की एक बात हम बता दें कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, but in animal cell wall is not present। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में एनिमल सेल में जो सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती है। सो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। फिर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें कोशिका कला की, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्राई लेयर बनी होती है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन इसकी बनी हुई होती है। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी हम बात बता देते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। यानी कि देखा जाए तो जो बीच का लेयर होती है और दोनों तरफ से वो प्रोटीन से ढकी हुई होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी कि थ्री लेयर होती है। जो लिपिड होता है हमारा दोनों तरफ प्रोटीन से ढका हुआ होता है, जिसको हमने सैंडविच बताया है, यानी कि दोनों तरफ से ब्रेड होगी और बीच में आलू होगा। तो ये अगर तीनों हम मिला के देखें तो 75 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो 75 एंगस्ट्रॉम की मोटाई होती है। और ये जो 75 एंगस्ट्रॉम की मोटाई जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से मिलकर ट्राई लेयर प्रेजेंट, यानी कि 3 लेयर होगी इसकी, पहली प्रोटीन की, दूसरी लिपिड की, तीसरी भी प्रोटीन की होगी। इस तरह की 3 लेयर बनेगी, 3 स्तर जो बनेंगे वो प्रेजेंट होगा। और इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो आप सभी लोग जानते हैं, प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हमारे तीनों डोमेन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की और टैक्सोनॉमी की, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी एंड व्हाट इज द कोरिलेट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। फिर अब हम बात करेंगे हर्बेरियम की, म्यूजियम की एंड जूलॉजिकल पार्क्स की। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।